नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में सवाल तमारा में। आप सब ने लास्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट करके भेजे थे, तो आज हम उसी पे एक नया टॉपिक लेके आए हैं। तो हम डॉक्टर काजल मांगूकिया मैम का पहले तो वेलकम करेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो हम वजाइनल डिस्चार्ज पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो हमने यही क्वेश्चन ले लिया है, तो आज हम इसके बारे में ही जानेंगे आगे। सो मैम, आप जनाएंगे कि वजाइनल डिस्चार्ज होता क्या है? वजाइनल डिस्चार्ज, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजी यूज़ होते हैं, जिसे कॉमनली इसे ल्यूकोरिया कहा जाता है, सफ़ेद स्त्राव ऐसा भी कहा जाता है, मराठी में उसे पांढरं पाणी जाते हैं ऐसे बोला जाता है, और जनरली हिंदी में लोग बोलते हैं कि सफ़ेद पानी जा रहा है और वजाइनल इन्फेक्शन हो गया है, जिसे योनि मार्ग का संक्रमण भी कहा जा सकता है। सो काफ़ी सारे लोगों में कंफ्यूजन होती है कि बेसिकली वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। सो वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइना जो है वहाँ पे जो पीएच रहता है वो जनरली एसिडिक पीएच रहता है, यानी कि नॉर्मली वजाइना में से सफ़ेद जो पानी निकलता है दैट इज़ नॉर्मल, यानी कि फिजियोलॉजिकल। जैसे आपने देखा होगा कि जब एक बच्ची का जन्म होता है तभी उसके योनि मार्ग में से भी ऐसा सफ़ेद पानी निकलता है, बिकॉज उसके जो ब्लड है उसमें माँ के जो हॉर्मोन्स है, जैसे माँ के जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो उनके ब्लड में रहते हैं, तो उसकी वजह से जो जन्म अभी हुआ है ऐसे जो बच्ची है उसके योनि मार्ग में से भी सफ़ेद पानी जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। फिर दूसरा जब हम ग्रुप लेते हैं कि जो टीनेजर गर्ल्स है कि जिनका अभी मासिक शुरू होने वाला है, पीरियड्स शुरू होने वाला है, तो पीरियड्स शुरू होने के पहले यह जो टीनेजर गर्ल्स हैं उनको भी योनि मार्ग में से सफ़ेद पानी निकल सकता है और वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। फिर जैसे महिलाएं हैं जिनका पीरियड्स शुरू होने वाला है, उसके एटलीस्ट 4-5 दिन पहले उनको लगता है कि ऐसा सफ़ेद पानी जाता है, वह भी नॉर्मल है। और जब भी इंटरकोर्स होता है वो टाइम पे भी जो सफ़ेद पानी जाता है विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज एंड व्हाट इज़ एबनॉर्मल। एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज जो है कि अगर यह जो सफ़ेद पानी है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसका जो कलर है वह बदल जाता है, जैसे कि एकदम ग्रीनिश कलर है, ब्लड के साथ आता है यानी कि रेड कलर है, या तो जैसे फ्रॉदी हम बोलते हैं कि फ्रॉदी डिस्चार्ज है, या तो कॉटन चीज़ अपीयरेंस है, या तो जैसे दही जमता है तो वो दही के फुदे जैसा अगर डिस्चार्ज है, तो यह जो डिस्चार्ज है इसे एबनॉर्मल डिस्चार्ज माना जाता है। और जनरली एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है उसके साथ साथ पेशेंट को काफ़ी और भी सिम्टम्स होते हैं, यानी कि उनको नीचे के भाग में इचिंग, खुजली की समस्या हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। सो ऐसे कई सारे सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स आ सकते हैं। मैडम, आपने जो बताया कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज, तो वो कौन कौन से रीजन में रहते हैं? एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज जो है उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं, और मोस्ट कॉमन जो रीज़न है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो जैसे अभी हाइजीन फीमेल के लिए काफ़ी हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेगुलर उनको पैड चेंज करना है, एवरी 6 to 8 आवर्स में अगर आप पैड चेंज करते हो तो आपको इन्फेक्शन का रिस्क कम रहता है। और दूसरा है कि जैसे पर्सनल हाइजीन, जैसे आपका जो प्राइवेट पार्ट्स है उसको क्लीन शेव रखना है, कॉटन के अंडरवेयर वगैरह पहनना है ताकि आपको पसीना वगैरह कम हो, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि फीमेल्स जो है उनके पीरियड्स का समय कंप्लीट हो जाता है, उनके बाद जनरली वो तकलीफ़ लेके आते हैं कि रैशेस हो रहे हैं मैम, इचिंग की तकलीफ़ होती है। सो ऐसे जो तकलीफ़ें होती हैं इसके लिए हाइजीन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और दूसरे जो पेशेंट है जिनको डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, जिनका वेट ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट भी एट रिस्क रहते हैं वजाइनल इन्फेक्शन के लिए।
मैम कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आए होंगे आपके पास कि उसमें से बहुत गंदी सी स्मेल आती है, तो वो क्यों रहता है? हाँ, जनरली जैसे मैंने बताया कि वजाइनल डिस्चार्ज जो होते हैं, मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। दूसरी जो रीज़न है कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, और एक है कि पैरासिटिक इन्फेक्शन जिसे हम लोग ट्राइकोमोनियासिस कहते हैं। तो यह जो इन्फेक्शन होता है इसमें फ्रॉदी डिस्चार्ज रहता है, और बहुत ही ऐसा फिशी ऑर्डर जो बोलते हैं, फाउल स्मेलिंग रहता है, बहुत ही गंदी स्मेल आती है। और जनरली यह जो ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन जो रहता है वह सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, या तो अगर आप जैसे होटल वगैरह में जाते हैं और जो टॉवल्स वगैरह आप जब भी यूज़ करते हो और अच्छे से वो क्लीन नहीं हुए हैं, तो इसकी वजह से भी यह इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। तो उसके सिम्टम्स वजाइनल डिस्चार्ज के जो सिम्टम्स रहते हैं, मोस्ट कॉमन सिम्टम रहता है कि एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि जो फीमेल है उसकी जो पैंटी है उसको बार बार पैंटी चेंज करने की आवश्यकता पड़ सकती है, या तो जो डिस्चार्ज है उसकी वजह से प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग सेंसेशन हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, वहाँ पे स्वेलिंग जैसा भी उनको लग सकता है, पेड़ू का जो भाग है वहाँ पे उनको पेन की समस्या हो सकती है। काफ़ी सारे फीमेल्स आते हैं कि मैम कमर में दर्द होता है, पैरों में जैसे जान ही नहीं है ऐसी फील आती है, जिसे हम वीकनेस वगैरह कहते हैं। फटीग आ सकता है कि थोड़ा सा काम किया और थकान महसूस होती है। काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं कि पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि इसे वजाइनल इन्फेक्शन बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैम यूरिन में इन्फेक्शन है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि यूरिन की जो जगह है वो उसके नीचे मासिक की जगह होती है और उसके नीचे रहता है टॉयलेट का रास्ता। सो अगर आपको पेशाब में इन्फेक्शन है तो आपको डॉक्टर को ऐसा नहीं बोलना है यूरिन में इन्फेक्शन है, आपको अपने जो सिम्टम्स है, जो तकलीफ़ आपको हो रही है वह आपको डॉक्टर को बतानी है, कि जैसे आपको वजाइना में इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है। सो ऐसे सब सिम्टम्स वजाइनल डिस्चार्ज के हो सकते हैं। और अगर बहुत लेट स्टेज में पेशेंट आते हैं तो पेशेंट को फीवर वगैरह की समस्या भी आ सकती है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस यानी कि उनका वज़न कम हो जाता है, भूख उनको कम लगती है, तो ऐसे भी सिम्टम्स आ सकते हैं। मैम वजाइनल डिस्चार्ज के हाई रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं? हाई रिस्क फैक्टर्स वैसे देखा जाए तो जो भी महिलाएं हैं जो सेक्सुअली एक्टिव है वह सब में यह इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि मेल पार्टनर में से फीमेल पार्टनर को भी यह इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। सो दोनों पार्टनर की हाइजीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है कि जो पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, जिनका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, ऐसे पेशेंट एट रिस्क रहते हैं। जिनको ओबेसिटी है, वेट उनका बहुत ज़्यादा है, कोई पेशेंट रहते हैं कि उनको बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा पसीना होता है तो उनको भी जो भी फोल्ड्स हैं वहाँ पे पसीने की वजह से फंगल इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। अगर आप पर्सनल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करते हो तो भी इसका एक रिस्क रहता है। मैम वजाइनल डिस्चार्ज मतलब कैसे, कब गायनेक को कंसल्ट कब करना चाहिए, उसके कुछ सिम्टम्स वगैरह कुछ क्या रहता है? यस, कभी आपको गायनेक डॉक्टर को कंसल्ट करना है, जैसे पहले ही मैंने बात की कि नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज और एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने पहले जो बताई है वह सब कंडीशन नॉर्मल है, कि जैसे कोई बच्ची का जन्म हुआ है तो वजाइनल डिस्चार्ज होना नॉर्मल है। जो टीनेजर गर्ल्स हैं उनको अगर वजाइनल डिस्चार्ज होता है बिफोर उनके पीरियड्स शुरू होने के पहले तो वह भी एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर किसी को एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज होता है, वह डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग है, उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है, या तो वह डिस्चार्ज की वजह से उनको प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, स्वेलिंग है, बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत पड़ती है उनको, लोअर एब्डोमिनल पार्ट जो है उसमें उनको तकलीफ पेन हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, वीकनेस लग रही है, फीवरिश लग रहा है, आपका सिग्निफिकेंट आपको लगता है कि थोड़े ही समय में या तो एक आधे महीने में आपका सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो चुका है। अगर आपको ऐसी सब समस्या है तो आपको ज़रूर से गायनेक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि बहुत ही मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 80% ऑफ द टाइम यह जो इन्फेक्शन होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द वायरस।
सो क्या होता है कि पेशेंट को जब सोचते हैं कि गायनेक डॉक्टर के पास जाना है और डिले करते हैं, तब तक उनका ये इन्फेक्शन रिकवर हो जाता है। सो अगर किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या तो आपको संभोग रखने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो यह एक रेड अलर्ट बोलते हैं हम लोग कि इट इज़ अ सिग्नल कि अभी आपको डॉक्टर को जल्द ही कंसल्ट करना है, क्योंकि अगर आपको एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है और इसके साथ साथ संभोग के बाद अगर ब्लीडिंग होती है, तो हमें सर्वाइकल कैंसर व रूल आउट करना बहुत ही आवश्यक रहता है। तो मैं आपसे पर्सनली ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि वजाइनल डिस्चार्ज हो तो मतलब वो कैंसर का ही सिम्टम्स ऐसा जरूरी है? यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है एंड उनकी उम्र है 19 इयर्स और उन्होंने कहाँ पे तो पढ़ा कि वजाइनल डिस्चार्ज मतलब कि कैंसर। सो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स में कि ऑल द वजाइनल डिस्चार्ज आर नॉट ऑलवेज अ सर्वाइकल कैंसर। सो सर्वाइकल कैंसर के लिए हम टेस्ट करते हैं। जैसे आप गायनेक डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हो, जो मैरिड वुमन है उनका नीचे से पर स्पेक्युलम और पर वजाइनम एग्जामिनेशन होता है, और अगर सर्विक्स के आजू बाजू कोई अल्सर है तो वहाँ से हम लोग पैप स्मीयर जिसे बोलते हैं कि जो डिस्चार्ज है उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं। सो आपका पैप स्मीयर या तो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी जिसे हम LBC कहते हैं, यह टेस्ट से हमें पता चल सकता है कि भाई कैंसर की कोई चिन्ह नहीं है ना, कैंसर की शक्यता तो नहीं है ना इन पेशेंट में। सो हम लोग ऐसे रूल आउट कर सकते हैं, लेकिन वो माइंड में से निकालना ज़रूरी है कि वजाइनल डिस्चार्ज मतलब ऐसा ऑलवेज अ कैंसर, ऐसा नहीं होता है। वजाइनल डिस्चार्ज के जब चेकअप करते हो आप, तो वो कितने टाइप्स में रहते हैं? वजाइनल डिस्चार्ज जैसे मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन जो है बैक्टीरियल वेजिनोसिस रहता है, फिर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल कॉज भी हो सकता है, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है उसकी वजह से भी ऐसा डिस्चार्ज हो सकता है, और ट्राइकोमोनल जैसे मोस्ट कॉमन आपने जैसे बताया कि ऐसे फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, तो इट इज़ मोस्ट कॉमन बिकॉज ऑफ ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन। इसके लिए कोई रिपोर्ट की ज़रूरत रहती है क्या? कैसे पता चले कि क्या? जैसे अभी मैंने बताया कि उनका गायनेक चेकअप करना ज़रूरी रहता है, और पेल्विक एग्जामिनेशन अगर ज़रूरत है तो पैप स्मीयर या तो LBC, और सोनोग्राफी भी कर सकते हैं। और सोनोग्राफी में भी हमें पता चल सकता है कि गर्भधानी पे अगर वो अंदर तक स्प्रेड हो गया है तो गर्भधानी पे सूजन आ सकता है। इवन काफ़ी पेशेंट को रहते हैं कि इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, सो डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक हो जाता है, ऐसी सब समस्या भी आ सकती है। तो इसको मतलब रोकने का कोई तरीका या फिर? यस, इसको रोकने के लिए पहले जैसे मैंने बताया कि आपका जो पर्सनल हाइजीन है वो अगर आप अच्छे से रखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फेक्शन हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा है कि जैसे आपका पीरियड्स का जो समय है उसमें 6 से 8 घंटे में आपको सैनिटरी पैड जो है वह चेंज करना है, और काफ़ी सारे लोग टैम्पून्स और यह यूज़ कर रहे हैं, तो टैम्पून्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप 4 to 6 आवर्स में चेंज करें। आप भूल ना जाएं कि अंदर टैम्पून्स हैं, क्योंकि उससे भी काफ़ी इन्फेक्शन फैल सकता है जिसे हम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहते हैं, और बहुत ही मेजर इन्फेक्शन फैल सकता है। दूसरा है कि आपका जो वाटर इनटेक है वो आपको अच्छा रखना है, कि टाइमली आपका जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, वो एम्प्टी होना ज़रूरी है, और जो अंडर गारमेंट्स हैं आपके वह आप कॉटन के यूज़ करें, क्योंकि जो सिंथेटिक गारमेंट्स रहते हैं उसमें पसीना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जहाँ पे भी पसीना या तो पानी ज़्यादा है वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। सो यह सब अगर आप अच्छे से टेकन केयर करते हो तो आपको वजाइनल इन्फेक्शन के रिस्क कम हो जाते हैं। और दूसरा यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जो डायबिटिक है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उनको अपना जो मेडिसिन है वो रेगुलर लेना है। आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा तो आपको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन या तो वजाइनल इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाएगा। मैम एक क्वेश्चन और है कि पानी कम पीने की वजह से भी ये हो सकता है? पानी आप जब भी कम पीते हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो यूरिन रहता है वो एसिडिक हो जाता है,
ठीक है, और उसकी वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन फील होता है। और बेसिकली जो यूरिन है इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट, सो उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह है, अगर आप कम पानी पीते हो तो वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है और उसकी वजह से यूरिन के इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। सो अगर आप वाटर इनटेक अच्छा लेते हो तो यूरिन डाइल्यूट हो जाता है और उसकी वजह से आपको तकलीफ़ें कम आ सकती है। मैम और कोई मैसेज देना चाहेंगे? अंत में मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज, मोस्ट ऑफ द फीमेल कि कभी ना कभी तो उनके लाइफ में उनको यह प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ी होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वुमेन्स, हर एक वुमेन की हेल्थ अच्छी रहे। अगर वह हाइजीन अगर मेंटेन करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को ऐसे इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन की समस्या होगी। और अगर आप में से किसी को भी इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेरीज है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखें और नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड रहेगा उसमें ऐसे ही आपके सवालों के जवाब के साथ वापस हम आएंगे यह प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच मैम।